आयुषी यादव मर्डर केस 2022। सुबह होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। आर्मी और पुलिस में भर्ती होने वाले कुछ जवान अपनी दौड़ लगा रहे थे। सड़क के किनारे उन लड़कों में से एक की नज़र कुछ अजीब सी चीज़ पर पड़ी। हालांकि वो चीज़ रोड के किनारे झाड़ियों में थी, लेकिन सड़क पर आने जाने वाले लोगों की नज़र उस पर पड़ ही जाती। वो ऐसी जगह पर थी। वो लड़का अपने ग्रुप के लड़कों से थोड़ा धीरे दौड़ने लगा, क्योंकि वो अकेले ही उस चीज़ को देखना चाहता था। वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि वो एक लाल रंग का ट्रॉली बैग है, जिसमें छोटा सा ताला लटक रहा था। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि हो सकता है इस सूटकेस में कुछ कीमती सामान हो। वो वहीं झाड़ियों में ही उस सूटकेस में पड़े ताले को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ताला भले ही छोटा था, पर था तो ताला ही, जो बिना चाबी भला कैसे खुलता। जब कोई इस तरह का बैग या सूटकेस कहीं इस हालत में पड़ा हुआ मिलता है, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि हो सकता है कि किसी यात्री का ये सामान होगा जो गलती से गाड़ी से नीचे गिर गया होगा। उस लड़के के मन में भी यही बात चल रही थी। जब उसने ताला खींचा और वो नहीं खुला, तो वो अपने आसपास इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी और उसने वो पत्थर उठाकर 2-3 बार उस ताले पर मारा तो वो ताला खुल गया। उसने जल्दी से वो सूटकेस खोला और जब वो सूटकेस खुला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठंड की भोर में भी उसके पसीने छूट गए। उस लाल रंग के ट्रॉली बैग में एक लड़के की लाश थी। तो कौन थी वो लड़की? उसकी मौत कैसे हुई? उस लड़की की मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मामला 18 नवंबर 2022 की सुबह करीब 5-5:30 बजे का है। मथुरा के राया में यमुना एक्सप्रेस वे पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास ही झाड़ियों में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़ा हुआ मिला। रात के किसी वक्त यह बैग यहाँ फेंका गया था और 18 की सुबह सुबह यह मामला सबके सामने आया। जब उस लड़के ने पत्थर का इंतजाम करके उस बैग को खोला तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। वह काफ़ी घबरा गया था। लड़की की लाश एक पॉलीथीन से लिपटी हुई थी। मोबाइल की लाइट जलाकर जब लड़के ने उस लड़की की लाश देखी, वो फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। डर के कारण उसने फिर एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। थोड़ी देर में दूसरा लड़का आया, फिर तीसरा, चौथा, और इस तरह धीरे धीरे वहां पर दौड़ की प्रैक्टिस करने वाले सभी लड़कों ने उस सूटकेस को देख लिया। उन्हीं में से एक लड़के ने उस सूटकेस को सड़क की पटरी तक हैंडल से खींच कर ले आया और लड़कों के उस ग्रुप के सामने वहीं सड़क पर ही उस बैग को खोला गया और वे लड़के भी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर बाद वहां दौड़ने वाले लड़कों का हुजूम लग गया और उन्हीं लड़कों में से किसी लड़के ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए पुलिस को फ़ोन करके मामले की खबर दे दी कि यहाँ पर एक लाल ट्रॉली बैग में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तब तक सभी लड़के अपने अपने मोबाइल फ़ोन से उस लड़की की तस्वीर खींचकर उसे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर वायरल करने लगे थे। मीडिया को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। तब तक पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई। जब पुलिस ने उस सूटकेस को खोलकर देखा तो वो लाश किसी अच्छे घर की लड़की की मालूम पड़ रही थी। वो लड़की हाफ पैंट और टी शर्ट पहने हुए थी और काफ़ी सुंदर भी थी। उसकी पूरी बॉडी एक पॉलीथीन से लिपटी हुई थी और पहली ही नज़र में देखने से ये पता चल रहा था कि उसके सीने पे 2 गोलियां मारी गई हैं, क्योंकि उसके चेहरे और शरीर के बाकी हिस्सों पर खून लगा हुआ था। पहली फोटोग्राफ लगभग 7-7:30 बजे इंटरनेट पर आ चुकी थी। पहचान करने के लिए पुलिस ने सबसे पहले उस लड़की का चेहरा एक बोतल पानी से साफ किया, क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। साफ करने पर अच्छी तरह से उसका चेहरा दिखाई देने लगा और तब एक बार फिर उसकी साफ सुथरी तस्वीर ली गई। लाश को सूटकेस से निकालकर पॉलीथीन को हटाकर उसे सीधा किया गया, क्योंकि उस बॉडी को सूटकेस में तोड़ मरोड़ कर रखा गया था। उसे देखने पर उसकी उम्र करीब 25-26 साल पता चल रही थी। वहां पे खड़े लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ की गई कि क्या कोई इस लड़की को पहचानता है, तो किसी ने भी उस लड़की को पहचानने का दावा नहीं किया। उन लोगों का कहना था कि हमने इस लड़की को पहले नहीं देखा और ये हमारे आसपास के इलाके की नहीं है। सबसे पहली चुनौती पुलिस के सामने उस लड़की की पहचान करनी थी। सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा उस डेड बॉडी की फ़ोटो को सर्कुलेट करवाया गया। इस टोटल ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गईं।
100 पुलिसकर्मियों की 14 टीमें बनाई गई। इंटरनेट और मीडिया पर यह खबर आम होने के कारण पुलिस बहुत ज़्यादा दबाव में थी। इसके इश्तहार बनाए गए और करीब करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उनकी बारीकी से स्कैनिंग शुरू की गई। टोल प्लाजा से लेकर वृंदावन से होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे से कृषि अनुसंधान केंद्र तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू की गई। लेकिन इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और उधर पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी, साथ ही आम लोग भी सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर इस फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे थे। इंटरनेट की दुनिया में ये फ़ोटो छा गई। स्थानीय समाचार पत्रों में, लोकल टीवी चैनलों पर इस फोटो को दिखाकर उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश भी लगातार जारी थी। फिर अचानक मथुरा पुलिस स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने बताया कि मैं इस लड़की को जानता हूँ और यह चमत्कार भी सोशल मीडिया, इंटरनेट के ज़रिए ही संभव हो पाया था। उसने पुलिस को बताया कि मैंने इसे क्रॉस चेक किया है। यह लड़की 3 दिन से अपने घर से लापता है और घर के लोग कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। उसने बताया कि लड़की दिल्ली के बदरपुर के मुड़बंद की रहने वाली है। इसका नाम आयुषी यादव और पिता का नाम नितेश यादव है। पुलिस को यह सूचना गंभीर लगी और इस जानकारी के मिलते ही पुलिस की एक टीम आयुषी यादव के घर के लिए यानी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बताने वाले ने सब कुछ एग्जैक्टली बता दिया था कि इस तरह का घर है, इस जगह पर है, इस रोड पर है। पुलिस आयुषी यादव के घर पहुंच गई। वहां पर नितेश, उनकी पत्नी और उनका 11वीं में पढ़ने वाला लड़का आयुष मौजूद थे। उनसे पुलिस ने आयुषी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो कई दिन से घर पर नहीं है और शायद वो भरतपुर राजस्थान गई होगी। वजह पूछने पर उन्होंने पुलिस को बताया कि वहाँ उसका एक दोस्त रहता है और अक्सर आयुषी उसके वहाँ चली जाती है। वो अक्सर ही घर से कई कई दिन बाहर रहती है, इसलिए हमें तो यही पता है कि वो भरतपुर ही गई है। पुलिस ने फौरन वो इश्तेहार और फोटोग्राफ्स निकाली और आयुषी के परिवार वालों को दिखाई और उनसे पूछा कि क्या ये लड़की आयुषी ही है। माँ बाप और भाई को मानो चुप लग गई। उनकी आवाज़ बंद हो गई। वे लोग कुछ बोल नहीं पाए। पुलिस माँ और बेटे को अपने साथ लाश की शिनाख्त करवाने के लिए मार्चुरी में ले गई। माँ और बेटे दोनों ने उस लाश को देखा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लेकिन बोले कुछ नहीं। पुलिस उन्हें थाने पर ले आई और पूछताछ शुरू की गई। थोड़ी देर में पुलिस की एक दूसरी टीम नितेश यादव को भी ले आई और उनसे भी पूछताछ शुरू की गई। और पुलिस के कई तरह के सवालों और दांव पेच के सामने ये लोग बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। नितेश ने जल्द ही पुलिस को बता दिया कि मैंने ही अपनी बेटी की हत्या गोली मार कर की है। उसने और उसकी पत्नी ने ही अपनी गाड़ी से उसकी बॉडी भी ठिकाने लगाई थी। अपने घर से 150 किलोमीटर दूर उन्होंने अपनी बेटी की लाश ले आकर फेंक दी थी। नितेश की बात सुनकर सुनने वाले भी भौचक्के रह गए। उनसे पूछताछ आगे बढ़ाई गई और पुलिस ने बेटी की हत्या की वजह पूछी। क्या वजह थी, आपने अपनी बेटी को क्यों मारा? उन लोगों ने पुलिस को बताया कि 1 साल पहले हमारी बेटी आयुषी ने भरतपुर में रहने वाले एक लड़के से शादी कर ली थी और हमें तब इस बात की भनक तक नहीं थी। वो लड़का हमारी बिरादरी से भी नहीं था और ना ही हम लोग उसे जानते हैं। आयुषी और वो लड़का फेसबुक से एक दूसरे के करीब आए थे और उन लोगों की दोस्ती आगे बढ़ गई थी और वो दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि उन दोनों ने हमें बिना बताए शादी भी कर ली। आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद एक दिन भी वो अपने पति के साथ यानी उसके ससुराल नहीं गई। वो यहीं हमारे पास ही रहती थी। आयुषी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी। MCA के सेकेंड ईयर में वो पढ़ती थी। उन्होंने बताया कि वे लोग आयुषी को काफ़ी समझाते थे कि उसे भूल जाओ, वो हमारी बिरादरी का नहीं है। ये भी कहा कि हो सकता है कि तुमसे गलती हो गई हो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन बार बार उसे समझाने के बाद भी वो हमारी बात नहीं मानती थी। वो कहती थी कि अब मैं बालिग हो गई हूँ, मुझे अपना फ़ैसला लेने का पूरा हक है, मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, आप लोगों से पूछ कर मैं कोई फ़ैसला नहीं लूँगी। उनका कहना था कि वे लोग चाहते थे कि आयुषी खूब पढ़े लिखे, अच्छा और ऊंचा मकाम हासिल करे। वो हमारे घर की लाडली और चहीती बेटी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुँहफट और बागी हो चुकी थी। उसकी माँ ने बताया कि इसी साल उसका नीट में सिलेक्शन हुआ था। हम लोग उससे कहते रह गए कि इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके मेडिकल में एडमिशन ले लो, लेकिन वो काउंसलिंग में भी नहीं गई। हम लोगों को ये अंदाज़ा हुआ
कि जिससे आयुषी ने शादी की है, छत्रपाल राजपूत, शायद उसके कहने पर ही वो काउंसलिंग में नहीं जा रही है। पेरेंट्स ने आगे बताया कि वो धीरे धीरे हम लोगों की सारी बातों का विरोध करने लगी थी। उस पर हमारे समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होता था। हर बात में वो हमसे बहस करने लगती थी। उसको हमारी रोक टोक पसंद नहीं थी। वो हमसे जबान लड़ाने लगी थी। आयुषी और छत्रपाल दिल्ली में कहीं मिलते थे और कई बार कई कई दिन आयुषी छत्रपाल के साथ ही रहती थी, घर नहीं आती थी। हम लोग उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। अब यह बात समाज में भी फैलने लगी थी। उसकी हरकतों का पता अब नाते रिश्तेदारों को भी लग गया था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमारी कदम कदम पर बेइज्जती हो रही थी। पल पल हम लोग जलील हो रहे थे। हमने उसे बहुत समझाया कि तुम दोनों अलग जाति के हो। आयुषी यादव है और छत्रपाल राजपूत यानी गुर्जर है। आर्थिक स्थिति में भी छत्रपाल आयुषी से बहुत कमतर था। जहां आयुषी के पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, वहीं छत्रपाल एक आम घराने का लड़का था। हम समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे, हम किसको जवाब देंगे। हमने उसे समझाया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इन सब चक्करों से निकल जाओ, लेकिन वो हमारी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। 17 नवंबर 2022 की दोपहर वो घर से यह कहकर गई कि मैं कॉलेज पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन वो पूरा दिन गुजर गया। 17 की रात गुजर गई पर वो नहीं आई। 18 नवंबर की दोपहर को वह वापस लौट कर आई। घर आते ही उसकी माँ ने उसे फिर टोका कि पूरी रात तुम कहाँ थी, तुम अब घर वापस आ रही हो। उसका सीधा सीधा एक ही जवाब था, मैं कहीं भी रहूं, किसी के साथ भी जाऊं, इससे आपको क्या मतलब। मैं बालिग हूँ, मैं आपके किसी भी बेतुके सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। उसने सीधे अपनी माँ से कहा कि छत्रपाल मुझसे मिलने आया था, मैं उसी के साथ थी। उसके इस जवाब से उसकी माँ ने काफ़ी नाराज़गी जताई। थोड़ी ही देर में उसके पिता नितेश यादव भी घर आ गए। माँ ने उन्हें भी सारी बात बताई कि अब ये मुझसे सवाल जवाब भी करने लगी है। पिता गुस्से से तैश में आकर उसके करीब गए और उससे पूछा कि तुम पूरी रात किसके साथ थी। आयुषी ने कहा कि इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है, मैंने जिससे शादी की है उसी के साथ थी। आयुषी के पिता ने कहा कि हम ये शादी को नहीं मानते, हमें क्या पता कि तुमने सच में उससे शादी की भी है या नहीं। आयुषी ने तो इसके बाद उन्हें ऐसा जवाब दिया जिसने उनके सिर पर बम फोड़ने जैसा काम किया। उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना सुनते ही नितेश ने अपना आपा खो दिया। वे कमरे में से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल कर ले आए और उसके सीने पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां मार दी। आयुषी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नितेश ने जो कुछ भी किया था उस पर उन्हें जरा भी मलाल या अफसोस नहीं था। थोड़ी देर बाद वो पास की ही मार्केट से पॉलीथीन खरीद कर ले आए। पॉलीथीन में आयुषी की बॉडी माँ बाप दोनों ने अच्छी तरह से पैक किया। 5 फीट 2 इंच की लंबी चौड़ी गठीले बदन वाली लड़की को मोड़ तोड़कर उस बैग में जैसे तैसे माँ बाप द्वारा ठूंसा गया। चैन बंद करके सूटकेस में एक छोटा सा ताला लगा दिया गया। देर रात 3 बजे अपनी कार से पति पत्नी उस सूटकेस को लेकर चल पड़े, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के इरादे से। नितेश कार ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी बगल वाली सीट पर बैठी थी। पीछे की सीट पे उनकी चहेती और लाडली बेटे की पैक की हुई लाश सूटकेस में रखी हुई थी। रास्ते में वे लोग कई बार रुके किसी सेफ सुनसान जगह उसे फेंकने के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। फिर वे लोग आगे बढ़े। आगरा दिल्ली हाईवे से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर वो पहुंचे। फिर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास की झाड़ियों में उन्होंने वो सूटकेस फेंक दिया। वहाँ उस समय काफ़ी सन्नाटा था। ना वहाँ उस समय कोई गाड़ी आ जा रही थी और ना ही कोई वहाँ मौजूद था। उन्हें वही लाश ठिकाने लगाने की सबसे सही जगह लगी थी। ट्रॉली बैग झाड़ियों में रखने के बाद वे लोग वहाँ से फौरन वापस आ गए और करीब 7 साढ़े 7 बजे ये लोग दिल्ली बदरपुर अपने घर पहुँच चुके थे। पुलिस भी इस खुलासे से हैरान थी कि बेटी की अपनी मर्जी से शादी करने पर बाप ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपनी ही बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। उन दोनों यानी नितेश यादव और उनकी पत्नी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि आयुषी प्रेग्नेंट थी। यानी उसने अपने माँ बाप से झूठ बोला था ताकि शायद प्रेगनेंसी की बात सुनकर उसके माँ बाप छत्रपाल और उसके रिश्ते को मंजूरी दे दें, लेकिन उसका यही झूठ उसकी मौत का कारण साबित हुआ। इसी बात को सुनकर नितेश आग बबूला हुआ था और गुस्से में उसे गोली मारी थी।
आयुषी का अंतिम संस्कार 2 दिन बाद पुलिस की निगरानी में किया गया। अंतिम संस्कार के समय आयुषी के पिता और ब्रिजबाला यानी आयुषी की मां दोनों मौजूद थे। मुखाग्नि देते समय आयुषी के पिता नितेश फफक फफक कर रो रहे थे। रोने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को बताया कि गुस्से में भले ही मैंने उसे गोली मारी थी, लेकिन मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो हमारी चहेती लाडली बेटी थी। माँ का कहना था कि वो उससे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लाड प्यार से पालन पोषण करने और उनकी पढ़ाई लिखाई पर पैसे खर्च करने वाले माँ बाप की बच्चे जब बागी हो जाते हैं तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। किसी भी बेटे या बेटी का सेक्सुअली एक्टिव होना किसी भी हिंदुस्तानी माँ बाप का इसके लिए चिंताजनक होना स्वाभाविक है। बच्चों के मन और शरीर में चल रही कशमकश की आंधी से बहुत ही मैच्योरिटी और समझदारी से निपटने की ज़रूरत है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।